Hello everyone, welcome to Sanskaram Group of Schools, the online learning platform. Here we are completing our science series for class 8th. This is for non-competition section. Here we are completing our chapter 6, combustion and flame. This is our second video on this particular chapter. In the previous video, we have talked about like what is combustion, what are the conditions necessary for combustion, how it takes place. So in today's video, we will continue the chapter much further. So let's continue. ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। इसमें क्या देखना है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है वो जो ज़रूरी होती है। जैसे यहाँ पे हम क्या देखेंगे, द फर्स्ट पॉइंट इज द कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन आर, फर्स्ट है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर कंबशन रिएक्शन को आपको देखना है तो सबसे पहली जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो सब्सटेंस ही होगा जिसको आप जलता हुआ देखना चाहेंगे। या सपोज एक ऐसा सब्सटेंस जो बर्निंग को सपोर्ट करता है जिसमें आप कंबशन की प्रोसेस को देख सकते हो। तो सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी, कंबस्टिबल सब्सटेंस हमारे पास होना चाहिए, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि जल सके, जो बर्निंग को सपोर्ट करता हो। द सब्सटेंस विच कैचेज फायर इजीली इज कॉल्ड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस जो आसानी से आग पकड़ लेता है उसको हम क्या कहेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब एग्जांपल पे तो आप देखेंगे पेपर, एलपीजी, वुड एटसेट्रा, ये सारे वो सब्सटेंसेस है बेटा जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। सेकेंड जो पॉइंट हमारे पास है दैट इज प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, कि किसी भी रिएक्शन को सपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, सपोर्टर। तो यहाँ पे हम कंबशन की जब बात कर रहे हैं तो वो सारे फैक्टर्स जो कंबशन को सपोर्ट करेंगे हमें वो देखना है। तो अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो कंबस्टिबल सब्सटेंस की बर्निंग में हेल्प करता है या हेल्पफुल होता है, इज कॉल्ड द सपोर्टर ऑफ द कंबशन। एग्जांपल है ऑक्सीजन और एयर। यहाँ पे हम किस चीज़ का एग्जांपल लेंगे, ऑक्सीजन गैस, या आप एयर लिख सकते हैं। आप जानते हो ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स बर्निंग, ठीक है। किसी भी चीज़ को जब आप जलाते हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई होना ज़रूरी होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो बर्निंग है, जो कंबशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। उस केस में या तो कंबशन इनकम्प्लीट होगा, और अगर सप्लाई नहीं है ऑक्सीजन की तो बर्निंग जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे, सपोर्टर ऑफ कंबशन। थर्ड हमारे पास है इग्निशन टेम्परेचर। तो क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर, देखिए द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ये वो कम से कम टेम्परेचर रेंज होती है जिसपे कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस आसानी से जलने लगता है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो, इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने देखी तीन कंडीशन, हमारे पास एक सब्सटेंस होना चाहिए जो फायर को सपोर्ट करे, आसानी से जल जाए, पेपर, वुड एटसेट्रा। हमारे पास सपोर्टर ऑफ कंबशन जरूरी है, जैसे यहाँ पे हमने एयर और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया है। और थर्ड इग्निशन टेम्परेचर, जिस सब्सटेंस को आप जला रहे हो वो तभी जलेगा जब उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाएगा। मान लेते किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, तो 45 वो कम से कम टेम्परेचर रहेगा जिसको अगर आपको सब्सटेंस को जलाना है तो उसको 45 डिग्री टेम्परेचर से रेज करना होगा उसका टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फ्यूल्स एंड इट्स टाइप्स। अब हम क्या देखेंगे, फ्यूल्स क्या होते हैं और ये कितनी तरह के होते हैं। सो The sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. अगर आप डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के तौर पे देखोगे तो हीट एनर्जी मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनसे हमें हीट मिलती है वो सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, या तो वुड से मिलेगी, या चारकोल से, पेट्रोल से, केरोसिन से, इस तरह के हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं। सो दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स। एक ऐसा सब्सटेंस जो जलने पे हीट और लाइट एनर्जी देता है उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूल। A good fuel is one which is readily available। एक अच्छा फ्यूल आप किसको कहोगे, जो आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए, जिसको आप आसानी से ढूंढ सको। It is cheap, ये सस्ता होता है ताकि ये हर कोई इसको परचेज कर सके। It burns easily in air at the moderate rate, और ये हवा में आसानी से जल जाता है। मॉडरेट रेट का मतलब है ना तो जो कंबशन है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होगा और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होगा, तो मॉडरेट रेट पे ये बर्निंग करता है। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जब इसको जलाया जाता है तो हीट जो है वो एक लार्ज अमाउंट में आपको मिलती है, ठीक है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, और जब ये जलता है तो कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो है वो लैग बिहाइंड नहीं होता, मतलब इसके एंड प्रोडक्ट में आपको कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं मिलता। तो ये क्या थे, एक अच्छे फ्यूल से कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। देखिए किस किस टाइप के होते हैं, पहला हम रीड करेंगे। फ्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। आप 3 कैटेगरीज में फ्यूल्स को डिवाइड कर सकते हो। पहली होती है सॉलिड फ्यूल्स, देन लिक्विड फ्यूल्स एंड देन गैसियस फ्यूल्स।
सॉलिड फ्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, सॉलिड फ्यूल्स लेफ्ट सम ऐश और रेसिड्यू आफ्टर कंबशन। सॉलिड फ्यूल्स को आप ऐसे फ्यूल्स मान सकते हो जो जलने के बाद पीछे कुछ राख या कोई अलग तरह का सब्सटेंस जिसको आप रेसिड्यू बोलते हो वो छोड़ देता है। जैसे एग्जांपल, जब आप कोयले को जलाते हो तो वहाँ पे एशिज मिलते हैं आपके, तो एशिज जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेसिडुअल पार्ट होते हैं किसी भी जो सॉलिड फ्यूल है। हम यहाँ पे अगर कोल की बात करें तो इसके रेसिडुअल पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? ऐश। उस तरह से काऊ डंग केक्स, जब इनको भी जलाया जाता है तो भी क्या होता है बेटा? राख बच जाती है। वो राख क्या होती है? रेसिडुअल पार्ट होता है काऊ डंग केक्स का। इस तरह से जब लकड़ी को जलाया जाएगा तो भी क्या होगा? एनर्जी तो रिलीज होगी, लेकिन बाद में हमारे पास रेसिड्यू के तौर पे एशिज बच जाएंगे। तो सॉलिड को आपने कैसे देखा कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो जलने पे रेसिड्यू लेफ्ट करता है या एशिज को छोड़ देता है। एग्जाम्पल्स आपने देखे। देन वी हैव लिक्विड फ्यूल्स। मोस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल्स in use are the hydrocarbons which exist in the liquid phase at room temperature। ज़्यादातर जो लिक्विड फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कंपोनेंट्स होते हैं, और जिनको लिक्विड फेज में आप रूम टेम्परेचर पे यूज़ करते हो। एग्जाम्पल जैसे आप देखो कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, एलपीजी सारे क्या होते हैं? दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। लास्ट हमारे पास है थर्ड टाइप, दैट इज गैसियस फ्यूल्स। सम ऑफ द गैसियस फ्यूल्स एग्जिस्ट नेचुरली एट रूम टेम्परेचर एंड सम आर मेड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ कोल। कुछ जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में ही पाए जाते हैं, और कुछ जो गैसियस फ्यूल्स है उनको बनाया जाता है कोल को ट्रीट करके, जैसे कोल गैस आपने नाम सुना होगा। एग्जाम्पल है बायोगैस, सीएनजी, हाइड्रोजन। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? गैसियस फ्यूल्स के। तो आपने फ्यूल पढ़ा क्या होते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे हमें हीट और एनर्जी मिलती है, हमारे लिए फ्यूल है, और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, और बर्निंग पे कोई रेसिड्यू लेफ्ट नहीं करना चाहिए, और काफ़ी सारी हीट एनर्जी या कैलोरीफिक वैल्यू उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। टाइप्स देखे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में, ठीक है? ये 3 तरह का हो सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है और किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को आप कैसे डिफाइन करेंगे। सो कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन हम पहले देखेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस बाय कंप्लीट कंबशन। जब किसी भी सब्सटेंस को जलाया जाता है और अगर उसका कंबशन कंप्लीट है, दैट मीन्स देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, तो ऐसे कंबशन को आप कंप्लीट कंबशन कहते हो। तो देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी सब्सटेंस की वो पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो डिफाइन करती है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, कि जब किसी सब्सटेंस को कंप्लीट कंबशन हुआ तो उसने कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस किया, कब? जब जो सब्सटेंस है उसकी यूनिट वॉल्यूम को जलाया गया है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ फूड और फ्यूल एंड विच इज डिटरमाइंड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इन नॉर्मल कंडीशंस। किसी भी सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू को हम उस हीट एनर्जी से डिफाइन करेंगे जो या तो फूड में या फ्यूल में प्रेजेंट होती है, और नॉर्मल टेम्परेचर की रेंजेस पे आप उसको यूटिलाइज कराते हो। सो इट इज ऑल्सो कोल्ड कैलोरीफिक पावर। कैलोरीफिक वैल्यू को आप कैलोरीफिक पावर भी कहते हो। द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो जूल पर किलोग्राम। कैसे लिखते हो आप इसको? केजे पर केजी, दैट मीन्स किलो जूल पर केजी, कि 1 केजी किसी सब्सटेंस को जलाने पे कितनी किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है, उसी चीज को आप उसकी क्या कहोगे? कैलोरीफिक वैल्यू कहोगे। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। एक अच्छा जो ईंधन होता है, एक आइडियल फ्यूल जो होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खासियतें, कि एक अच्छे जो फ्यूल होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला हमारे पास है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। पहला हमारे पास देखिए, द फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। एक अच्छे ईंधन की खासियत सबसे अच्छी ये होती है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स जब किसी फ्यूल को जलाया जाएगा तो उसमें से एनर्जी का रिलीज बहुत ज़्यादा होगा और उसका कंप्लीट कंबशन होना ज़रूरी है, ठीक है? सेकंड है द फ्यूल शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी फ्यूल को जिसको आप आइडियल फ्यूल मानते हो उसका इग्निशन टेम्परेचर रेंज प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू तो काफ़ी अच्छी है लेकिन उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स आपको उसको यूटिलाइज करने के लिए खास टेम्परेचर रेंज तक उसको गर्म करना होता है। तो जो रेंज है टेम्परेचर की वो कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर, ठीक है? दैट मीन्स मिनिमल इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। थर्ड, द रेट ऑफ कंबशन शुड बी बैलेंस्ड एंड मॉडरेट। जो कंबशन का रेट है, दैट मीन्स
जो कंबशन रिएक्शन हो गया ऐसे फ्यूल्स की वो मॉडरेट होनी चाहिए और बैलेंस रेट पे होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब है वो एक जैसा बराबर जलता रहे और उसकी जो स्पीड है वो ना ज़्यादा रैपिड कंबशन की हो और ना ही ज़्यादा स्लो कंबशन की हो। फोर्थ हमारे पास है द कंटेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ऐसे सब्सटेंसेस जो जलते नहीं हैं उनका उसके अंदर जो कंटेंटमेंट है वो बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। इट शुड कंटेंट वेरी लेस और नो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, ताकि एशिज वगैरह ना बने और जो फ्यूल है उसका कंबशन कंप्लीट हो जाए। फिफ्थ है देयर शुड बी नो पॉइजनस और रेसिडुअल बाय प्रोडक्ट्स ऑन द कंबशन। जब भी ऐसे अच्छे ईंधन की हम बात करें, आइडियल फ्यूल को जब जलाया जाए तो उसके जलने पे कोई भी बाय प्रोडक्ट्स रेसिडुअल ना निकले, ऐसे जिसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस हो, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी फ्री फ्रॉम पॉइजनस और रेसिडुअल बाय प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास द फ्यूल शुड बी इजीली अवेलेबल इन प्लेंटी। एक अच्छा फ्यूल की एक और खासियत क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत आसानी से अवेलेबल होना चाहिए ताकि मैक्सिमम लोगों को उससे बेनिफिट मिल सके। सेवंथ, द फ्यूल शुड बी अवेलेबल एट लो कॉस्ट। ये सस्ता होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात। अगर फ्यूल अवेलेबल भी है, ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी महंगी है, तो हर इंसान उससे अपना बेनिफिट नहीं ले सकता। तो ये क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, क्वांटिटी में ज़्यादा होना चाहिए और लो कॉस्ट मतलब सस्ता भी होना चाहिए। एट्थ है देयर शुड बी कन्वीनियंस इन ट्रांसपोर्टिंग द फ्यूल एंड शुड बी इजीली स्टोरेबल। एक अच्छा जो फ्यूल होगा, एक अच्छा जो ईंधन होगा, वो ट्रांसपोर्ट के लिए इजी होना चाहिए, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जाना इजी हो, और स्टोर करना मतलब एक ऐसा फ्यूल जिसको आप आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और आसानी से स्टोर कर सकते हो, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आइडियल फ्यूल्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि एक आइडियल फ्यूल के अंदर होने चाहिए। Okay, that's all for today. The remaining chapter we will continue in the coming series. I hope you really enjoyed this lecture. If you do so, then like, subscribe and share to our channel. Thank you so much.